अस्सलाम वालेकुम मेरी सब यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज देखो वेदर कितना ख़तरनाक हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फॉगी वेदर हो रहा है। सुबह उठी हूँ ये मैं, फुल फॉग हो रही है वेदर, तो अजीब सा खौफ सा तारी हो रहा है। आज के व्लॉग में देखिए मैं ये फ़िश फ्राई करूँगी, तो मैंने कहा शुरू में थोड़ा क्लिप ऐड कर दूँ, जैसे कि मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई शुरू में थोड़ा आप किया करें, थोड़ा समरी पेश किया करें अपने व्लॉग की। तो बस ये आज मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे कार वॉश का सिस्टम कितना सेटिस्फाइंग है। कोई मैन पावर यूज़ नहीं होती यहाँ पे कार वॉश के अंदर। वैसे हमारे कराची में भी है ये सिस्टम, ऐसी बात नहीं है, हम लोग इतना भी बैकवर्ड नहीं है लेकिन ये है कि हर जगह यही हो जाना चाहिए। तो ये इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था। ये देखिए आगे वाली गाड़ी जा रही है, ये खुद ही बस ये जो है ना से खुद ही बखुद ही साफ़ होती चली जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको गाड़ी में बैठना है और आपको बस ये प्रोसेस को एंजॉय करते करते आपको गाड़ी अपनी बिल्कुल धुल धुला के साफ़ चिकनी चपड़ी मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं ये प्रोसेस ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। मेरा दिल हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई जब आप कार वॉश के लिए जाएंगे ना तो मैं भी अंदर बैठूँगी गाड़ी की। खैर वो तो खुश ही रहते हैं, हमारे खान साहब को तो शौक है, वो कहते हैं हम ATM भी जाएँ तो आप चलें साथ में और हम भी आगे आगे भागते हैं सही है चलें चलें। तो खैर यहाँ पे ये कि मैन पावर कम से कम यूज़ होती है। पहले ये इन्होंने इस तरीके से साबुन वाबुन लग के ये गाड़ी बिल्कुल पता नहीं क्या लगाते हैं, लिक्विड, कुछ साबुन तो नहीं लगाते होंगे, लिक्विड वगैरह लग के ये गाड़ी इस तरीके से देखें पूरी नीचे जाती हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी ना। ये बस ये खुद ही आगे जाती है और ये सारे ब्रशेज़ निकल आते हैं, सारी बिल्कुल साफ़ चमकदार गाड़ियों के निकल आती है। और उसके बाद फिर इस पर ब्लोअर लगता है। देखिए जैसे अभी हम आ गए गाड़ी में, हमारी गाड़ी है, देखिए इस तरीके से इसके ऊपर पहले लिक्विड लगा रहे हैं ये लोग, फिर दूसरे चक्कर में यही जो ब्रशेज़ है ना यही गाड़ी को साफ़ सुथरा करेंगे पानी डाल के। फिर आगे जाएंगे तो ब्लोअर मार के गाड़ी को खुश्क करेंगे। फिर हल्का फुल्का जो काम रह जाएगा ना वो मैन पावर होगा उसमें यूज़ होगी। बाकी अंदर से जो इंटर क्लीनिंग होती है उसके लिए फिर जाहिर बात है बंदे आ जाते हैं, वो भी उसके लिए भी ब्लोअर वगैरह मशीनरीज ही है इनके पास। तो इतना अच्छा लगता है, इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आपकी गाड़ी चमकदार निकल गई और आपको कुछ करना नहीं पड़ा। वरना ये नहीं कि गंदे कपड़े लगा दिए आपकी गाड़ी के ऊपर के गाड़ी साफ होने के बजाय और कुछ मैंने देखा है यूजुअली कराची में हम लोग होते जब, तो कुछ गंदे गंदे वाइपर लेके बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ी साफ़ कर दे सर आपकी गाड़ी। तो अच्छा मना भी कर दो ना, जब भी वो ज़बरदस्ती से आपकी गाड़ी साफ़ कर देंगे। और गाड़ी साफ़ क्या करेंगे, उल्टा चिकने धब्बे, नहीं कौन सा ब्रश होता है उनका, कौन सा वाइपर होता है, उल्टा गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन होगी ना उसके ऊपर, विंडो स्क्रीन के ऊपर उल्टा चिकने धब्बे लग जाएंगे उसके ऊपर। हंसी भी आती है और गुस्सा भी आ जाता है जेंट्स को, मुझे जेंट्स को देख के हंसी आ जाती है। अब ये देखें एक टाइम में 3 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी, अब ये खुद ब खुद ये देखें मशीन वो भी है, ब्लोअर भी है, ब्लोअर भी लगा रहे हैं, अंदर से सारी इंटर क्लीनिंग हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है। देखें गाड़ी साफ़ चमकदार, एक एक कचरा निकाल ले रहे हैं लोग अंदर से। और ये नहीं कि कोई चीज़ चोरी हो गई आपकी गाड़ी पता लगा आपकी गाड़ी के अंदर से कुछ चोरी हो गया सामान, ये सब सीन भी नहीं है यहाँ पे। ये गाड़ी अगर आप साफ़ कराएंगे तो सिर्फ गाड़ी साफ़ होगी, गाड़ी के अंदर से सामान आपका चोरी नहीं होगा। हमारे साथ तो ये होता था कि मैं USB में, पहले जब हम कराची में होते थे तो मैं अपनी गाड़ी में इनकी मेरे खान साहब की गाड़ी में ना मैं क्या करती थी, USB में गाने भरवा के रखती थी कि चलो जाते जाते सुनेंगे। उस टाइम पे वो वाला हमारी गाड़ी में ना सिस्टम नहीं था, वो डैक वगैरह का ना, तो मैं ना USB में भरवा कर, अब जब ये जाए इंटर क्लीनिंग के लिए USB चोरी हो जाए, फिर मैं ना USB लूँ, फिर जब ये जाए गाड़ी के अंदर USB चोरी हो जाए, मैंने निकालना शुरू किया। मैंने कहा आप जाओगे ना मुझे दे के जाना मेरी USB, मैं गाने सिलेक्ट करूँ भरवाऊँ उसमें जाके USB में और वो चोरी हो जाए। बस फिर वापसी पे आते हुए मैं प्याज व्याज सौदे वगैरह सब लेके आई और दाल मैंने आज बना दी थी। सुबह ही उठ के मैंने सब रंग की दाल बना दी थी, जिसमें कि मैं 5 दालें मिलाती हूँ, जिसमें क्या होती है तूर की दाल थोड़ी सी माश की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ी सी ज़्यादा ना चने की दाल। बस घर भी उल्टा हुआ था, मैं बाहर से आई तो बस सब्जियां लेके भी मैंने बिलाल से कहा बिलाल चलो ज़रा सब्जियां फ्रिज में रखो थैलियों में से निकाल निकाल के। तो बस यही काम चलते रहे हमारे घर के सारे, समेटना समाटना सबको। जब इनको जाना भी था तो इन्होंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह ले लो, जो लेना है तुम्हें, सब्ज़ी फ्रूट जो भी चीज़ें तुम्हारी ग्रॉसरी की रिमेनिंग रह गई वो सब ले लो। बस फिर मैं घर आई, मैंने दाल जो बनाई थी मैंने कहा लाओ मैं इसका भगार दे दूँ दाल का। तो मेरे पास प्याज पहले से फ्राई हुई भी रखी थी, ये तेल में डाल दी, थोड़ा सा मिर्चें और अदरक डाल दिया साथ ही इस प्याज के। बस हल्का सा जैसी डाली फ़ौरन कड़कड़ाई और मैंने दाल में डाल दी फ़ौरन।
बस उसके ऊपर से मैंने हरी मिर्चें थोड़ी काट के डाल दी थी, थोड़ा हरा धनिया काट के डाल दिया था। बस ये मेरी दाल तैयार हो गई। और बस फिर मैंने कहा लाओ मैं मैंने कहा फ्राई करूँ फ़िश में अब। तो बस फ़िश फ्राई करने के लिए सबसे पहले फ़िश को आप लोग गंदी फ़िश ही लाएं, उसको सिंक में डाल के और उसमें ज़्यादा सारा नमक डाल के उसको रख दें। अच्छा खासा, यानी कि 2-3 मुठियाँ भर भर के नमक लगा दें, उसको रख दें। कम से कम 10-15 मिनट रखें। उसके बाद उसको अच्छी तरह रगड़ रगड़ के वॉश करें, या तो ब्रश है तो ब्रश से कर लें, नहीं तो हाथ से छुरी की मदद से किसी भी चीज़ से रगड़ रगड़ के उसको वॉश करें। तो जितनी भी फ़िश की स्मेल होगी ना वो सब निकल जाएगी। अव्वल बात तो ये कि अगर फ्रेश फ़िश आप लेके आते हैं तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती कि जो आपको बैड फील हो। अच्छी खुशबू होगी जो ताज़ी मछली होगी। लेकिन फिर भी जो उसको भी निकालना है ना आपने, तो बस ये एक बेस्ट ट्रिक है और ये मेरी अम्मा की ट्रिक है और ये बहुत अच्छी रही। मैंने जब भी यूज़ की है बहुत अच्छी रही। सिरका विरका कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिरके से तो फ़िश बिल्कुल नरम हो जाएगी और टेस्ट उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, खट्टा सा अजीब सा आ जाएगा। बस ये बड़ी बड़ी फ़िशेज़ ये ले आए थे तो मैंने कहा मैं इसको आज ही के आज ख़त्म करूँ, चाहे मोहल्ले में ही बांटूँ, लेकिन मैं आज के आज ही सारी तलूँगी। बस एक दौरा सा पड़ गया। देखें इसके अंदर जो फ़िश के अंदर जो हड्डी के साथ जो जुड़ा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड फ्रीज़ हो जाता है, चाहे ताज़ी भी हो ना मछली, तो उसमें ना ब्लड फ्रीज़ हो जाता है। और ये फ़िश थी, शहरी फ़िश थी और एक वाइट पापलेट थी। शहरी फ़िश पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी होती है, लेकिन यहाँ शहरी फ़िश बहुत अच्छी होती है, वाइट कलर की होती है। और यहाँ हर तरफ समंदर है तो फ़िश यहाँ अच्छी मिल जाती है, यानी कि लोकल मार्केट में भी अच्छी मिल जाती है। और अगर आप जैसे हाइपर मार्ट वगैरह में इस टाइप की जगहों पे जाएं तो इनमें भी अच्छी मिल जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड लोकल मार्केट से लेके आए थे, तभी ये इतनी फ्रेश और ऐसी नज़र आ रही। वैसे खैर लूलू वगैरह में भी फ्रेश ही मिल जाती है, लेकिन इसको वॉश करना एक बड़ा टास्क होता है कि हर ब्लड का कतरा इसमें से निकल जाए, बिल्कुल साफ़ चमकदार फ़िश हो। तो बस ये मैंने बिल्कुल साफ़ चमकदार फ़िश धो के छन्नी में रख दी। देखें कितनी अच्छी लग रही है, धुली धुलाई साफ़ सुथरी। बस फिर मैंने कहा अब मैं मसाला तैयार करूँ। फिर मैंने कहा दिखा दूँ, उसमें 2 फिशेज़ मिक्स हैं। तकरीबन ये मिला जुला के 3 kg फ़िश होगी, यानी कि समझें 1 kg ये पापलेट होगी और 2 kg शहरी होगी। अब ये इसके अंदर 2-3 चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें और थोड़ी कश्मीरी मिर्च मिक्स करके डाल दी। और ये मेरा मसाला मल्टीपर्पज़ मसाला है। इसके अंदर धनिया, ज़ीरा और लाल वाली गोल मिर्चें, थोड़ी काली मिर्चें, ये सब मैं भून के पीस लेती हूँ और इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी टाटरी मिला के ये मेरा पाउडर तैयार हो जाता है। ये इसके अंदर थोड़ा सा मिलाया है मैंने। अब ज़रा सा मैं इसके अंदर वो मिलाऊंगी, क्या मिलाया इसके अंदर, ज़रा सा मैंने इसके अंदर काला नमक मिलाया है, ज़रा सी अजवाइन मिलाऊंगी जो हाजमा ऑन पॉइंट रखेगी आपका अजवाइन, और थोड़ी वो भी मिलाऊंगी इसके अंदर काली मिर्चें हल्की सी। और बस फिर मैदा और ऑयल और इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट जो है ना इसका बस एक किक के लिए डालूंगी मैं, कि एक थोड़ा सा किक आ जाएगी इसके अंदर ना बड़ी अच्छी सी। और ये देखें थोड़ी अजवाइन मैंने थैली में करके रखी, क्योंकि जो है ना मेरी बस डब्बी नहीं मिल रही थी तो थैली के अंदर से निकाली। तो ये अच्छा खासा इसको डाल दें, क्योंकि इससे बड़ा फ्लेवर एक तो अच्छा आ जाता है और दूसरा डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है अजवाइन। थोड़ी सी मैं ज़रूर डालती हूँ फ़िश के साथ, ताकि वो हैवी हैवी सी नहीं लगती फिर फ़िश खाने के बाद ना। एक गोश्त ही गोश्त होता है, खाएं आप एकदम से वो हो जाता है थोड़ा हैवी सा। और ये चाट मसाला डाल रही हूँ उसके अंदर मैं थोड़ा, शान भाई साहब का। शान भाई साहब को तो ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए मुझे अपना। जितना मैं उनकी पब्लिसिटी कर रही हूँ ना, किसी ने नहीं की होगी। फ्रिज में से बस मैं इमली का वो ढूंढने लगी। लहसुन अदरक डालेगा इसमें थोड़ा, ज़रूरी चीज़, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ही डलेगा लहसुन अदरक। अब कल परसों में मैं लहसुन अदरक भी पीस के रखूँगी। देखें वो ले आई हूँ मैं, अच्छा खासा मैंने डाल दिया इसमें 2-3 चमचे भर भर के। और ये मेरा अभी फ्रेश ही पीसा हुआ था, ये मत समझिएगा आप लोग के डब्बे वाला है। ये डब्बा मेरे पास रखा हुआ है, ऐसी शो के लिए रखती हूँ मैं, लेकिन लहसुन अदरक घर का ही पीसती हूँ, जो बात है। बस ये मैं नंगे पाँव किचन में जल्दी जल्दी काम में लग गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लूँ ताकि फिर फारिग होके बैठूँ, थोड़ा बच्चों को देखूँ, कुछ पढ़ाऊँ। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया, मैंने थोड़ा मैदा डाल दिया 2-3 चम्मच भर भर के। उसको पानी मिला के आपने कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर लेनी है कि इतना हो जाए कि उस पर लिपट जाए फ़िश के ऊपर ना। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल रनी हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल लोदड़ हो जाए। तो बस फ़िश के ऊपर लिपट जाए इतनी इसकी कंसिस्टेंसी। अभी भी थोड़ा और पानी मिलाऊंगी, मुझे गाढ़ा ही लग रहा है ये इस टाइम वीडियो में। और इमली से ये कि एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। चाट मसाला, इमली, लाल वाली मिर्चें पिसी हुई और थोड़ा सा मेरा वो मल्टीपर्पज़ मसाला, थोड़ा काला नमक, थोड़ी अजवाइन, ये सब डाल के इसको मसाला लगा लिया मैंने, मिला लिया। मसाला पहले मिक्स कर लेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं फ़िश के ऊपर मसाला डालते हैं, नहीं ऐसे मत करें, पहले आप मसाला मिक्स करें ताकि इक्वली सब जगह लग जाए।
और नमक से आपने फ़िश धोई है ना, तो नमक ज़रा देख के बराबर रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप नमक मत डाल दीजिएगा फिर भर भर के, पता चलेगा जहर कड़वी बन के तैयार हो आपकी फ़िश। ये थोड़ा सा मेरे पास इमली का जूस पड़ा हुआ था तो ये मैंने डाल दिया। ये ज़रूर डालिएगा इमली का जूस। अगर इमली का जूस आपके पास नहीं है तो लेमन जूस डालिएगा, या एक चीज़ यानी कि कुछ ज़रूर जाएगी इसमें, या तो इमली का जूस या लेमन जूस। और ये इमली की गुठलियाँ भी यकीन करें ऐसी थी, बिल्कुल नरम नरम गुठलियाँ थी कि मुंह में जाए तो बंदा चबा ही ले, ऐसी गुठलियाँ हैं, ज़रा सी सख्त नहीं है। तो ये निकालना बड़ी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने छाट छाट के ये सब निकाली हैं इसके अंदर से, ताकि ये ना हो कि कभी फ़िश के साथ साथ मुंह में आ जाए तो इसलिए मैंने निकाल के अलग कर दी। और बस फिर हाथ धोने की हमें आदत है, हमने आपको बताया कि हमें OCD का मसला है, तो हम हर चीज़ के लिए पहले हाथ धोते हैं उसके अलावा हमसे काम नहीं होता, हर मिनट पे हमारे हाथ धुल रहे होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को, इतना वहम का मरीज़ नहीं बनना चाहिए। मैंने तो खैर बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लिया, जिन लोगों को है भाई वो कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये बहुत बुरा होता है और ये बढ़ता चले जाता है इंसान को, फिर हर चीज़ से घिन आने लगती है, हर चीज़ से वहम होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया। और इस फ़िश का फ़ायदा ये है कि अगर आपको इसको नहीं तलना ना, तो आप इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे तो इंग्रेडिएंट मैंने सब तो डाल दिए हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं रह गया। अब देखें, एक एक फ़िश को लेके बड़ी अच्छी तरह इसको मसाज करिएगा बड़े नरम हाथों से, क्योंकि फ़िश में होते हैं कांटे। अगर तो ये कांटे आपके हाथों में चुभ गए ना, अल्लाह माफ़ करे, तो ये बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि मसाले लग रहे और मसाला भी चला जाएगा उंगली के अंदर और कांटे भी चले जाएंगे, तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको, फिर किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे हफ्ते 2 हफ्ते तक। इसलिए बड़े एहतियात से, बड़े नरम हाथों से इस फ़िश का मसाज करें, बड़ा अच्छा मसाज कीजिएगा। हर कोशिश करिएगा हर कट के अंदर, हर जगह इसके अंदर मसाला चला जाए। मैं देखें जैसे कर रही हूँ ना, और इससे ये होगा कि एक तो मसाला इक्वली सारी फ़िशेस में लग जाएगा, और दूसरा है कि किसी जगह तेज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा कि किसी जगह हट गया मसाला, किसी जगह ज़्यादा लग गया, बिल्कुल नॉर्मल मसाला सब जगह लगेगा। इस तरीके से अगर आप मैरिनेट करेंगे ना फ़िश को। और कभी कभी मैं बेसन वाली फ़िश भी बनाती हूँ जो लाहौरी स्टाइल की होती है, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ख़ान साहब को, तो मैंने कहा फिर मैं ये वाली बना लेती हूँ। बच्चे तो कोई भी फ़िश हो उनमें नखरे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मा बोनलेस फ़िश। अब यहाँ पे ही होता है, फ़िश तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन कटिंग के लिए कोई बहुत मुश्किल से मिलता है। फ़िश ताज़ी मिल जाएगी, लेकिन कटिंग के लिए बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा, और कटिंग के लिए जो मिलेगा फिर वो बोनलेस बना के नहीं देगा, और 10 मसले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये वाली फ़िश ले लेती हूँ। इसमें एक कांटा होता है शहरी फ़िश में, और गोश्त भी बिल्कुल वाइट कलर का निकलता है अंदर से, जो कि बच्चों को खाने में थोड़ा अपीलिंग लगता है। वरना अगर बच्चों को वो वाला गोश्त दो ना, जो थोड़ी ब्राउन सी कून वगैरह फ़िश होती है, उसका जो कलर होता है गोश्त का, तो ये लोग खाते नहीं है। फिर रेड स्नैपर भी अच्छी होती है, जो कि पाकिस्तान में हीरा कहलाती है, यहाँ पर पता नहीं क्या कहते हैं उसको, और अंग्रेज़ी में उसको रेड स्नैपर, वो भी अच्छी फ़िश होती है। कभी कभी मैं वो भी ले आती हूँ। और ये वाइट पापलेट मुझे बहुत अच्छी फ्रेश लग रही थी, आज तो मैंने ये ले ली। मैं फ़िश मार्केट की वीडियो ज़रूर बनाती, लेकिन वहाँ हर बंदा मुझे मना कर रहा था कि प्लीज़ आप मत बनाएं, हमारी नौकरी का सवाल है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं नहीं बनाती। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, वरना फ़िश मार्केट में मैं आप लोगों को दिखाती कितनी तरह की फ़िश है। बस ये तेल मैंने रख दिया गर्म होने एक खुले पैन में, और बस आराम से ये मैंने फ़िशेस फ्राई करने को डाल दी। एक मैं शहरी फ़िश फ्राई करी थी और एक पापलेट, दोनों मैंने कहा एक एक दोनों करूं ताकि दोनों का फ्लेवर जाए। एक एक इस तरीके से बस मसाला लपेट के मैं इसको, और अगर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने मैरिनेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे खाना वाना देना था, सब भूख के इंतज़ार में बैठे थे बच्चे, तो मुझे जल्दी ही करना पड़ा बहुत ज़्यादा ना, मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन आप लोग ऐसा करें कि एक दिन पहले मैरिनेट कर दें, या 2 घंटे पहले भी मैरिनेट कर देंगे ना, तो थोड़ा मसाला पी लेगी फ़िश, तो ये बहुत अच्छा सा मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगी फिर आप लोगों की ये। और बस ये है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि हस्बैंड वाइफ का है। चाहे जितने भी बच्चे हों ना, तो बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों में लगी जाना होता है, सब ने, मियाँ बीवी ने अकेले ही रह जाना होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मियाँ बीवी को इतने प्यार से रहना चाहिए हमेशा, कि अच्छी यादें रहें दोनों की एक दूसरे के साथ, बुरी यादें कभी ना हों। तो इसलिए बीवियों को भी चाहिए हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट करें, प्यार मोहब्बत से ख्याल करें, कोशिश करें कि चलो जितना हो सकता है करें। और यही बात आदमियों के लिए भी, कि आदमियों को भी ये चाहिए बीवी को पाँव की जूती ना समझे, ये ना समझे कि बीवी है तो उसको खर्चा ना दें, ये ना करें, तंग करें, उसको परेशान करें।
ख्याल दोनों तरफ से होता है। जब भी मोहब्बत करती बीवी, वो मैं सुन रही थी एक किसी बड़े स्कॉलर की बात, तो उसमें ये कह रहे थे कि खुशनसीब होते हैं वो आदमी जिनके लिए उनकी बीवियां दुआ करती हैं। और वो कहने लगे बहुत कम बीवियां होती हैं जो शौहरों के लिए दुआ करती हैं। तो मैंने कहा ऐसी भी क्या बात है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही दुआ कर रहे होते हैं अपने शौहरों के लिए। तो उसमें मैंने सुना उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा कि शौहर जब बहुत ही कोई किसी का अच्छा हो या बहुत ही कोई औरत मोहब्बत करती हो, तब वो अपने मियाँ के लिए दुआ मांगती है। और जो शौहर बीवी की जो दुआ होती है ना शौहर के लिए, वो अल्लाह ताला कबूल करने में टाइम नहीं लगाता, अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल कर लेता है बीवी की जो दुआ। बीवी जो अपने शौहर के हक़ में दुआ करे, तो बीवी ज़ाहिर है जब भी दुआ करेगी जब शौहर अच्छा सलूक करेगा। अब जब शौहर अच्छा ही सलूक ना करे तो वो क्या दुआ मांगेगी बेचारी शौहर के लिए। तो इसलिए शौहर भी अच्छा सलूक करें, बीवी भी अच्छा सलूक करेगी तो शौहर फिर आगे ज़ाहिर बात है शौहर के दिल में भी फिर जगह होगी। दोनों का ही एक दूसरे से ही होता है। और यही रिश्ता बस सबसे हकीकी रिश्ता तो मैं तो यही देखती हूँ, मियाँ बीवी का रिश्ता ही है। आखिर में जाके दोनों ने ही रह जाना होता है एक दूसरे के साथ, और किसी ने नहीं रहना होता। बच्चों की ज़िंदगी अपनी अपनी होती हैं, बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, चाहे साथ में भी रहें बेटे या अलग भी रहें, तो ज़ाहिर उनकी एक अपनी ज़िंदगी अपनी एक लाइफ होती है। कंपेनियनशिप जो है ना वो शौहर की बीवी के साथ है और बीवी की शौहर के साथ है, और फिर किसी तीसरे को उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जिन मियाँ बीवी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है ना, फिर उन्हें ज़रूरत नहीं रहती किसी तीसरे की, कि कोई दोस्त भी चाहिए, कोई और भी चाहिए, या कोई किसी रिश्ते की फिर नीड नहीं होती कि सासों को बहुओं में टू मच घुसना पड़े या बहुओं को सासों में टू मच घुसना पड़े। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता फिर औरतों को, क्योंकि टाइम अपने शौहर के साथ होता है। तो इसलिए ये रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो लाइफ में यही देखा है। लोग सोचते हैं हम ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ज़्यादा करें या कम करें, बच्चों ने अपनी लाइफ में सेट हो जाना है। चाहे किसी के 15 बच्चे भी हैं ना, तो वो भी अपने घर बनाएंगे, शादियां करेंगे अपनी। ज़ाहिर लड़के हैं तो उनकी बीवियां आएंगी, और लड़कियां हैं तो उन्होंने चले जाना है दूसरे घर। यही ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी का है ही खुलासा ही यही है। तो इसलिए जो नई शादीशुदा लड़के लड़कियां हैं वो ये बात ज़रूर समझें कि बीवी है तो बीवी को प्यार से रखें, और शौहर है तो शौहर को प्यार से रखें। शौहर की पर्सनल बात कभी किसी से ना कहें, अपने तक रखें, और बीवी की पर्सनल बात कभी किसी से ना कहें। दोनों के लिए है ये बात कि जो है ना मियाँ बीवी आपस में अपनी पर्सनल बात कभी किसी तीसरे को ना बताएं, कि तीसरे लोग सुनते तो हैं, बड़ा दुख होके सुनेंगे और पीछे पीछे हंसेंगे कि इनको देखो कैसे एक दूसरे के लिए बात करते हैं। तो मैं ये सबके लिए कहूँगी, चाहे वो पुरानी शादीशुदा हैं या नई शादीशुदा हैं। बाज़ लोगों को आदत होती है बहुत शौहरों को कि बीवियों के ख़िलाफ़ बात करेंगे दोस्तों में बैठ के, या बीवियों को भी बहुत सारी आदत होती है कि अपनी अम्मा बहनों से हर वक्त मियाँ की बुराइयाँ करती रहेंगी। जहाँ अपनी माँ को फ़ोन लगाया शौहर की बुराई, जहाँ अपनी बहन को फ़ोन लगाया शौहर की बुराई, अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग को क्या देखना है, क्या कंटेंट पसंद आ रहा है। और देखिए मेरी फ़िश तल तल के फटाफट निकले चले जा रही है, और ये बहुत अच्छी तैयार हुई थी। कोई बहुत तेज़ मसाला नहीं था इसके अंदर, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है ना, बहुत अच्छा बड़ा सेटल्ड मसाला था और बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार हुई थी। कभी आप लोग इस तरकीब से ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल होम स्टाइल बनी थी ये। टेम्पुरा फ़िश की भी मैं आप लोगों को कभी ना कभी तरकीब बताऊंगी। और आप लोगों को कुछ देखना है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कोई रेसिपी, कोई ओमान से रिलेटेड कुछ बात, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को विज़िट भी करवाऊंगी जैसे जैसे मुझे मौका होता रहेगा। मैं आप लोगों को अलग अलग जगहों का दिखाती रहूँगी। बस देखिए मेरी दाल भी तैयार हो गई थी, फिर मैंने कहा मैं खाना बस जल्दी जल्दी में साथ के साथ गरम गरम तल के ना बच्चों को खिलाए चले जा रही थी। मैंने कहा गरम गरम फ्राई हो रही है, सब बच्चे चलो खाते जाओ साथ के साथ ही। तो बस बच्चे भी और खान साहब भी सब खा ही रहते हैं हमारे यहाँ, खाते खाते खाना बस ये हुआ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। देखा कितनी अच्छी फ़िश बन के तैयार हुई, बिल्कुल वाइट कलर की होती शहरी फ़िश का ये फ़ायदा है। फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा बच्चे पढ़े बैठ के, उर्दू में जो है ना बच्चे यहाँ पर आके, उर्दू सेकंड लैंग्वेज हो जाती है ना यहाँ पे, तो उर्दू में बच्चे वीक हो जाते हैं, तो इसलिए उर्दू पे बड़ा फोकस करना पड़ता है। अगर नहीं करें तो बच्चे दिन ब दिन वीक ही होते चले चले जाते हैं। तो इसलिए जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों की उर्दू पे ज़रूर फोकस करें, ताकि उर्दू सीखें। उर्दू बहुत ज़रूरी है आना। इंग्लिश तो बच्चे सीख ही रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं। आजकल का दौर ही ऐसा हो गया कि बच्चों को इंग्लिश आ ही रही है, लेकिन उर्दू ज़रूर सिखाएं बच्चों को। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।